मार्कस, तो कैसे हैं आप सभी? आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। एंड आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ वर्किंग ऑफ फायरवॉल्स पे, जिसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि फायरवॉल्स असल में किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि हम हमारे सिस्टम में भी सेम तरीके से फायरवॉल्स को सिक्योर कर सके, किस तरीके से लोग उसको बाईपास करने का सोच सकते हैं ताकि हम उन वल्नरेबिलिटीज को हटा दें और एक फायरवॉल को बाईपास करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाए या काफी मुश्किल हो जाए और हमारा सिस्टम अच्छे से सिक्योर हो पाए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, आप उसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में, जिसमें आप ऐसे ही कुछ और भी बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट जो हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के बिहाफ पे यूट्यूब पे नहीं सिखा पाते, वो सारी चीजें हम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फायरवॉल्स कितने टाइप्स के हैं। 3 टाइप के फायरवॉल्स हैं। वो 3 टाइप के फायरवॉल्स कौन कौन से हैं जिनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं? पहला होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो होस्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, दूसरा नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, नेटवर्क फायरवॉल्स होते हैं। देन हमारे पास आता है वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल्स या वर्चुअल फायरवॉल जो कि काम आते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर, या हम पूरा वर्चुअल एक फायरवॉल लेके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे तीनों टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स हैं, हम इन्हीं को यूज लेके हमारे सिस्टम को काफी ज्यादा सिक्योर बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हम तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये फायरवॉल जितने भी हो, ये तीनों में से कोई भी फायरवॉल हो, इनके काम करने का तरीका क्या हो सकता है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, उस पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि फायरवॉल असल में क्या ढूंढता है, हानि होता क्या है। ये तो हमें पता है। सर फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का मतलब है एक ऐसी वर्चुअल दीवार या एक ऐसा हार्डवेयर दीवार जो कि नेटवर्किंग में जो भी डेटा आया जा रहा है उससे हमारे सिस्टम को बचाएगा। मेरे सिस्टम के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी सिस्टम के इंटरनल नेटवर्क्स में हो रही है, उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिलिशियस कोड है, मिलिशियस प्रोग्राम है जो मेरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे मुझे बचाएगा। ये फायरवॉल का मेन वर्क होता है। तो फायरवॉल असल में काम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उन पैकेज को रोकते हैं, क्या चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें पता पड़ता है कि ये एक मिलिशियस प्रोग्राम है, वो चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या देखता है। ये आईपी और टीसीपी के जो हेडर्स हैं उनको देखने की कोशिश करता है कि क्या इन हेडर्स के अंदर कुछ भी अनयूजुअल है, कुछ भी मिलिशियस है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो नॉर्मली नहीं होती। अगर ऐसा हो रहा है, यानी किन किन जगहों पे ध्यान दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। आईपी और टीसीपी के हेडर्स पे ध्यान दे रहा है कि सर अगर वहां पे कुछ भी ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, अनकॉमन है, तो वहां पे कुछ भी मिलिशियस हो सकता है एंड ये उस पर ज्यादा नजर रख के शायद उसे ब्लॉक करे या उस पर एक्शंस परफॉर्म करे। सेकंड चीज है एचटीटीपी रिक्वेस्ट कंटेंट, यानी जो हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्या कंटेंट जा रहा है उस पर ध्यान रखेगा। क्या उस कंटेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज है, या अगर किसी की रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या उस कंटेंट में कोई भी ऐसी चीज है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, जो मिलिशियस की कैटेगरी में आएगी, मिलिशियस डेटा की कैटेगरी में आएगी। अगर ऐसा कुछ है तो ये यहाँ पे भी नजर रखता है। एंड साथ ही साथ एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है विक्टिम सिस्टम, हमारे सिस्टम पे जितनी भी रिक्वेस्ट भेज रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस स्पीड से आ रही है, एक बार में कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, इन सारी बातों पे ध्यान रखता है। बिकॉज अगर किसी भी एक सिस्टम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं लगेगी, तो वहां पे डॉस अटैक परफॉर्म हो सकता है अगर वो लगातार आती रही तो। और क्योंकि वो हमें कॉमन महसूस नहीं हो रही है, हमें ये ऑब्वियसली बात है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कि एक सिस्टम लगातार रिक्वेस्ट जनरेट करे ही जा रहा है, वो भी एक ही चीज के लिए, तो ये एक बिल्कुल भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है जिससे डॉस अटैक परफॉर्म करा जाता है नॉर्मली। तो हमें उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो फ्रीक्वेंसी है एक पैकेट के आने की, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है एचटीटीपी रिस्पॉन्स कंटेंट, यानी क्या कि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके अंदर क्या कंटेंट डिलीवर हो रहा है उस पर भी नजर रखी जाए। ऐसा ना हो किसी ने कोई मिलिशियस कोड लिखा है और रिस्पॉन्स के अंदर कुछ ऐसा डेटा जा रहा है जो उसके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है, हमारे सिस्टम का नुकसान कर सकता है। इन सारी बातों पे नजर रखता है हमारा फायरवॉल। यानी इन कुछ मेन जगह है जहां पे नजर रखता है। अब इनके इंटरनली और भी चीज आएगी जिसके बारे में अभी हम समझेंगे कि सर वो यहाँ पे देख तो रहा है बट एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहा है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे They try to identify attacks or other malicious data, यानी अब ये किस तरीके से ये कंफर्म कर रहा है कि वो कोई एक अटैक है या फिर किसी तरीके का malicious डेटा जो हमें सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमें बोल रहा है लुकिंग फॉर प्रॉपर फॉर्मेटेड प्रोटोकॉल्स, यानी कोई भी प्रोटोकॉल जब कोई पैकेट भेजता है तो उसका पक्का फॉर्मेट होता है। अगर मैं बात करूं एचटीटीपी की तो उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का पक्का फॉर्मेट है कि यहाँ पे यही हेडर्स आएंगे, देन बॉडी, देन जितने भी मेथड्स है स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो सारी चीजें उसका कंप्लीट फॉर्मेट है। ऐसे ही हम किसी भी प्रोटोकॉल को यूज ले लें, उनका एक फॉर्मेट होता है डेटा शेयर करने का। अगर उनके फॉर्मेट में कुछ भी अनयूजुअल है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, साइज ऑफ कंटेंट बढ़ रहा है, कुछ नए हेडर्स ऐड हो रहे हैं, हेडर्स के अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसका मतलब किसी ने उनमें कुछ चेंजेस करे हैं
कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हो और उन मॉडिफिकेशंस के अंदर हो सकता है कि किसी ने कोई मिलिशियस डेटा ट्रांसफर करा हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी एक मिलिशियस प्रोग्राम, यानी कंफर्म हो जाएगा कि सर यहाँ पे ये जो अटैक है कोई परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, या इस रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के जरिए या इस आते हुए पैकेट के जरिए कोई मिलिशियस डेटा मैं सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उस पार्ट पे नजर रखता है। देन आइडेंटिफायर्स फॉर कॉमन अटैक टूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी अटैकिंग टूल्स है, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ पैकेज सेंड करने का काम करता है, उसके कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स होते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो डिफाइन कर देते हैं कि सर ये इसी टूल के जरिए भेजा हुआ पैकेट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी डेटा आया जा रहा है उसमें नजर रखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई भी किसी टूल से किसी टूल के सिग्नेचर्स को वेरीफाई कर रहा है, किसी टूल्स के फुटप्रिंट्स को वेरीफाई कर रहा है, यानी कंफर्म कर रहा है कि ये डेटा इस टूल के जरिए भेजा गया है। अगर ऐसा कंफर्म होता है, ऐसा कोई भी सिग्नेचर हमें मिलता है जो ये बता रहा है कि सर ये तो उस टूल के जरिए आया हुआ पैकेट है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एक मिलिशियस कंटेंट है। तो ये उस पार्ट पे भी नजर रखता है। देन ये देखता है आइडेंटिफायर्स फॉर कॉमन सिक्योरिटी टेस्ट स्ट्रिंग्स, यानी कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स को सर्च करने की कोशिश करता है जो नॉर्मली कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स है जो हम यूज लेते हैं सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि सर ये जो स्ट्रिंग्स है यानी ये ग्रुप ऑफ टैग्स जो है ये तो यूज होता है किसी मिलिशियस प्रोग्राम में। तो हमें इस तरीके से स्ट्रिंग सर्च करके कंफर्म हो जाता है कि सर यहाँ पे इस पैकेट में, इस डेटा में या इस जगह पे कोई ना कोई मिलिशियस कोड जरूर है, या वो जो कोड है वो मिलिशियस है। तो ये सारी बातें डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रिंग्स का भी यूज लेते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिंग जो डिफाइन कर देती है। देन आइडेंटिफाइज फ्रॉम नोन एक्सप्लॉइट्स, यानी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या तरीका आइडेंटिफाई करने का कि कुछ नोन एक्सप्लॉइट्स को सर्च करना। यानी हमारे पास कुछ भी पैकेट आ रहा है, कुछ भी डेटा आ रहा है, उसमें किसी भी चीज का नाम है, कोई सिस्टम में फाइल पड़ी है, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नोन एक्सप्लॉइट्स के जो फुटप्रिंट्स है, जो फिंगरप्रिंट्स है, वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मैच हो जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि सर ऐसा कैसे एक्सप्लॉइट तो वो भी था हमारे डेटाबेस के अंदर, जो डेटा उससे पता पड़ जाएगा कि ये दोनों डेटा तो मैच हो रहे हैं एक एक्सप्लॉइट के रूप में, यानी ये दोनों एक्सप्लॉइट्स मैच हो रहे हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा वो जो कंटेंट है वो मिलिशियस है। तो ये एक तरीका था जिससे हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कोई अटैक या कोई भी मिलिशियस कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा फायरवॉल कर रहा है। हम इसको और अच्छे से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, अब बस हमें ये पार्ट देखना बाकी है कि ये जो फायरवॉल्स का काम करने का तरीका है ये किन तरीकों से काम करता है, यानी फायरवॉल कितने टाइप से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप से यानी रूल्स है डिफेंड करने के। अब चाहे वो फायरवॉल हो, एंटीवायरस हो, या फिर हम मैन्युअली क्यों ना करें, हम इन डिफेंस रूल्स को यूज लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहला रूल है ब्लैक लिस्ट रूल, दूसरा है व्हाइट लिस्ट रूल। अब व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है क्या, तो इन दोनों का काम बहुत ईजी है, बस ये नाम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट हम इसको अच्छे से समझते हैं। सर ब्लैक लिस्ट रूल्स का, डिफेंस रूल्स में ब्लैक लिस्ट रूल जो है उसके अंदर क्या आता है, वो यहाँ पे बताता है कि ये इविल चीजों को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कोई कोड, कोई कैरेक्टर, कोई प्रोग्राम इन चीजों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जब हमारे सिस्टम में एक एंटीवायरस स्कैन रन करते हैं ताकि वो पूरे सिस्टम को स्कैन कर ले, वायरस स्कैन रन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो एक एक फाइल और चीजों को, स्ट्रिंग्स को, कोड को, प्रोग्राम्स को स्कैन कर रहा होता है कि कुछ भी इविल मिला, मिलिशियस मिला, कोई भी ऐसा कंटेंट मिला जिससे खतरा हो सकता है, तो वो उसको एक मैलवेयर डिफाइन कर देगा, उस पर नजर रखेगा, कंफर्म कर देगा मैलवेयर है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो गया डिफेंस करने का कि सर ऐसी चीजों को सर्च करो। ये बाईपास करा जा सकता है स्टूडेंट, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इनकोडिंग के जरिए, कुछ ऐसी चीजें लिख के जो इसकी वर्ड लिस्ट में नहीं है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना के जो इसके पास नहीं होंगे, जिस इसकी इविल कोड्स की जो लिस्ट है उसमें ना होंगे, तो उसको बाईपास करा जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट अगर हम बात करें व्हाइट लिस्ट रूल्स की, तो ये हमें ये कहते हैं कि सर अगर आपको खुद को डिफेंस में रखना है, व्हाइट लिस्ट रूल के जरिए रखना है, तो आप सीधा प्रॉपर इनपुट वैलिडेशंस पे ध्यान रखो, यानी जितनी भी जगहों से आपके सिस्टम तक डेटा आ सकता है उन सभी इनपुट बॉक्सेस पे, उन सभी इनपुट की जगहों पे इतने अच्छे से वैलिडेशंस लगाओ कि वो डेटा जो है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से मेरे सिस्टम तक आए। उसमें कोई भी मिलिशियस कोड अगर हो तो वो इनकोड हो जाए, अलग तरीके से लिख जाए, ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म ना कर पाए, उसका जो मोटिव है वो पूरा ना हो पाए, या वो जो तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता था वो कंप्लीट खराब हो जाए। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज हम वहाँ पे इनकोडिंग परफॉर्म कर चुके होंगे, हम उनको अलग तरीके से लिख चुके होंगे, हम उनको कमेंट बना चुके होंगे। तो अगर हम ऐसी सिक्योरिटीज अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी होती है, और इसको बाईपास करना डिफिकल्ट हो सकता है, वो भी कब, जब सर्वर साइड वैलिडेशंस लगा रखे हो, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस फिर भी बाईपास करे जा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने फायरवॉल्स की वर्किंग को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करी, और इन्हीं तरीकों को लोग कैसे बाईपास कर रहे होंगे, ये भी आई थिंक हमें थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि अगर वो ब्लैकलिस्ट रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उसको बाईपास करा जा सकता है। यानी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है कि फायरवॉल किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम इन्हीं रूल्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सारे काम हमारा फायरवॉल अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि हमारा डेटा सेफली ट्रांसफर भी हो सके और स्टोर भी हो सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।